क्विकली खत्म भी करना है। तो अंडरग्राउंड सबस्टेशन जितने भी हैं हमारे, वो अंडरग्राउंड सबस्टेशंस में जितना भी ओवरऑल इक्विपमेंट है वो अंडरग्राउंड इंस्टॉल होता है। जहाँ पे हमारी लैंड प्राइसेस बहुत हाई होती हैं, जहाँ पे हम आमतौर पे अफोर्ड नहीं कर सकते, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, हम ऊपर नहीं बना सकते, तो वहाँ पे हम फिर अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन करते हैं। तो इसमें फिर हमारे पास जो इक्विपमेंट अंडरग्राउंड हम रखते हैं, और फिर अब आपके पास इस तरह एक ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हैं स्विच गियर है, और ये आने जाने के लिए रास्ता है, एक सीढ़ियाँ सी आपको स्टेयर्स की फॉर्म में वो शो किया हुआ है। तो स्विच गियर ट्रांसफार्मर है, और ये एक पूरा इनक्लोज सरफेस है, उसके अंदर ये सबस्टेशन इंस्टॉल होता है। डिजाइन इसमें ज्यादा केयरफुल कंसिडरेशन होती चाहिए, रिक्वायर्ड होती है। अब ये क्यों रिक्वायर्ड होती है, एक मिनट जी वेट कीजिएगा। ठीक है, ओके जी। तो ज्यादा केयरफुल कंसिडरेशन इसमें रिक्वायर्ड होती है। वो क्यों होती है कि आपके पास जो जितना भी हमने क्लियरेंस है वो सारी हमने इसमें क्लियरेंस हमने करनी है। यार एक मिनट, जरा सिर्फ एक मिनट मुझे दें। ठीक है जी। तो बाकियों की निस्बत लेइंग आउट एन अंडरग्राउंड सबस्टेशन फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहले साइज ऑफ स्टेशन मस्ट बी मिनिमम एज पॉसिबल, ये है। सेकंड, रीजनेबल एक्सेस होना चाहिए इक्विपमेंट और पर्सनल्स के लिए, यानी इजी एक्सेस हो। थर्ड है कि इमरजेंसी लाइटनिंग और प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर के लिए, फायर के लिए भी आपके पास कोई ना कोई इस तरह की यानी पूरा इक्विपमेंट वहाँ पे इंतजाम मौजूद हो। वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर एक्सीलेंट वेंटिलेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर चार्ज अकोमोलेशन है, उससे हमने जान छुड़ानी होती है। फिर रिमोट इंडिकेशन ऑफ एक्सेस राइज इन टेम्परेचर एचवी कैन बी डिस्कनेक्टेड। यहाँ पे रिमोट इंडिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो राइज इन टेम्परेचर अगर इसके अंदर हो, तो आप कहीं दूर बैठ के मॉनिटर कर सकें उसको, ठीक है, ताकि आपकी एचवी सप्लाई को हम डिस्कनेक्ट कर सकें अगर ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो तो। उसके बाद ट्रांसफार्मर स्विचेस और फ्यूजेस जो हैं जितने भी हैं, तो उनको वो एयर कूल्ड ऑन ब्रिंगिंग ऑयल इनटू द प्रेमिसेस। ट्रांसफार्मर शुड बी एयर कूल्ड टू अवॉइड ब्रिंगिंग ऑयल इनटू द प्रेमिसेस। यहाँ पे एयर कूल्ड ऑन और अवॉइड ऑयल, चूंकि यानी जलता है उससे, क्या कहते हैं, वो फ्लेमेबल होता है, इसलिए उसको उसके अंदर हम नहीं लेके आते। तो जितने भी फ्यूजेस हैं, स्विचेस हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, वो हम प्रेफर करते हैं कि ऑयल बेस्ड ना हो, वो एयर बेस्ड हो। ठीक है जी। तो सिंबल्स हमारे आमतौर पर सबस्टेशंस में जो यूज होते हैं, जिसका मैं आपसे पूछ भी रहा था, आइसोलेटिंग स्विच ही था, लेकिन वो डबल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच होता है, जो दोनों तरफ से लाइन को डिस्कनेक्ट करता है। यहाँ पे जो लाइन ये यहाँ इसके साथ स्विच है, वो इस तरफ को, ये आप समझ लें कि जो हैवी लाइन है वहां पे डबल ब्रेक स्विच लगाते हैं, ताकि स्विचेस के दरमियान बिल्कुल, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए आपके पास फिर थोड़ा बहुत एक जगह मौजूद है ना आर्क के क्रिएशन में, क्योंकि आपकी जो एंड हो रही है वो यहाँ पे एंड हो रहा है वोल्टेज, और यहाँ पे उसको डिस्कनेक्शन हो रहा है। लेकिन इसके अंदर आपका डिस्कनेक्शन आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए लॉन्ग है, तो हम हैवी लाइंस जितनी भी हैं उसमें हम ये यूज करते हैं। ठीक है, डबल ब्रेक स्विचिंग सर्किट, बस बार की लाइन आपकी इस तरह की होती है, एक यानी मोटी तार, उसको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विचेस को हम इस तरह, डबल ब्रेक को हम इस तरह। यार एक तो इंटरनेट का इशू लेके बैठ गया। क्या हुआ है? आपका ऑन है माइक। वो किसी और को कह रहा था सर। अच्छा ठीक है, मैं वही बता दूं कि आपका माइक ऑन है, वो जरा देख के। तो आपका जो ऑनलोड स्विचिंग है, ऑनलोड आइसोलेटिंग स्विच है, ऑनलोड आइसोलेटिंग स्विच में इस टाइप की अरेंजमेंट होती है कि यहाँ पे हमने लोड शो किया हुआ है। तो इस ऑनलोड आइसोलेटिंग स्विच ऐसा स्विच होता है जिसमें हमने जितनी भी अरेंजमेंट्स की होती हैं वो लोड के ऑन, यानी लोड के ऊपर है, मतलब कि आपकी स्विचिंग भी ऑन लोड है, आपकी स्विच ऑन होना, मेकिंग भी ऑन ऑफ है, ब्रेकिंग भी ऑन ऑफ है, तो उसको हम ऑन लोड आइसोलेटिंग स्विच कहते हैं। वो इसके लिए यानी हम जो जितनी भी मेकिंग ब्रेकिंग होती है वो ऑन लोड होती है इस स्विच के थ्रू।
विद अर्थ ब्लेड, अर्थ कनेक्शन के साथ, अर्थ स्विच के साथ इसको हमने यानी बनाया होता है, तो उसको हम आइसोलेटिंग स्विच विद अर्थ ब्लेड कहते हैं। इस तरह का आइसोलेटिंग स्विच हो जिसके साथ ये सिंबल हो, तो इसका मतलब है कि ऐसा आइसोलेटिंग स्विच जिसके साथ अर्थ स्विच भी शामिल है। करंट ट्रांसफार्मर इस तरह का होता है, तो देख देख के आपको वैसे याद हो गया होगा। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्टेड इस तरह का सिंबल शो करते हैं। जिस तरह का सिंबल अगर आपके सर्किट डायग्राम में हो तो इट विल बी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर इस तरह का होता है। कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में आइडिया है आपको क्या होता है? एनीवन? हाँ, सर जो वोल्टेज को मेंटेन करते हैं जिससे हम ये स्टेप डाउन, यानी जो कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन करता है हाई वोल्टेज इनपुट सिग्नल्स को लो हाँ जी। वोल्टेज सिग्नल प्रोवाइड करता है वोल्ट- ताकि इजी मैयर कर सके हम। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के तौर पे यूज होता है ये, जैसे हमारे सीटीज और पीटीज हैं। कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर को हम कैपेसिटिव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वही इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की ही एक एग्जांपल है। ऑयल सर्किट ब्रेकर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। उसके बाद हम जितने एयर सर्किट ब्रेकर्स हैं उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये एयर यानी उसमें हमने इस तरह का एक निशान ऐड किया हुआ है कि ओपन मेक ब्रेक के लिए। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में ऑयल सर्किट ब्रेकर की तरह, लेकिन बजाय एक स्केयर बनाने के वो एक सर्कल बना हुआ है। लाइटिंग अरेस्टर जो एक्टिव गैप का है, वो लाइटिंग अरेस्टर को इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड। और फिर जो आपका लाइटिंग अरेस्टर वाल्व टाइप है, एक्टिव टाइप इस तरह है, क्या वाल्व टाइप इस तरह का है, ठीक है। वाल्व टाइप आपको याद होगा कि हमने जो पढ़े थे लाइटिंग अरेस्टर की टाइप्स में, उसमें वाल्व टाइप भी थी। तो वाल्व टाइप लाइटिंग अरेस्टर को हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे हम रेजिस्टेंस शो करते हैं। ये गैप शो किया हुआ है जो वाल्व के अंदर, आपको याद होगा नीचे रेजिस्टेंस थी, जो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस थी, जो आपकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम समझ लें, विद रिस्पेक्ट टू क्या उसे कहते हैं, बट यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू करंट इंक्रीज वो डिक्रीज होती है। तो दैट इज बेसिकली नॉन लीनियर रेजिस्टेंस जो वाल्व टाइप अरेस्टर के अंदर थी। तो वो रेजिस्टेंस भी हमने इसमें शो की हुई है, और ये हमने गैप शो किया है, जिस गैप को वो याद है ना, वो इस तरह का। यस सर। हाँ, जी तो वाल्व सर। टाइप तो ये वही है, वाल्व टाइप उसका ये सर्किट सिंबल है। जब हम सबस्टेशन में शो, आर्किंग हॉर्न हम इस तरह शो करते हैं। आर्किंग हॉर्न का आपको पता है कि हम इस तरह से जो आर्किंग हॉर्न हमने दिए होते थे गैप, उसको हम सबस्टेशन में इस तरह शो करते हैं। 3 फेज पावर ट्रांसफार्मर है ये। 3 फेज पावर ट्रांसफार्मर, यानी ये हमने शो करने के लिए हमने ये दिखाया हुआ 3 फेज और ये ट्रांसफार्मर। वैसे पावर ट्रांसफार्मर आपका इस तरह शो करते हैं हम, ठीक है। 3 फेज में आपकी 3 फेज शो करेंगे पावर ट्रांसफार्मर। ओवर करंट रिले आपकी इस तरह की होती है। ओवर करंट रिले में हमें पता है कि जितनी भी ओवर करंट प्रोटेक्शन हैं वो किसके थ्रू होती हैं। ओवर करंट प्रोटेक्शन में हमने जितने भी फेजेस हैं उनको प्रोटेक्ट करना है ना, और हमने इन आउट पे उसके मॉनिटर करना है। तो हम ये बताया हुआ है कि ये ओवर करंट रिले इतने एरिया को, जिस एरिया को प्रोटेक्ट करती है, आपको पता होगा, याद होगा कि फॉल्ट उससे बाहर हो तो ओवर करंट रिले उसके अगेंस्ट प्रेप नहीं करती। तो उस एरिया की प्रोटेक्शन को हमने एरिया से जाहिर किया हुआ है कि ये ओवर करंट प्रोटेक्शन है। वैसे 3 फेज के लिए उसने शो किया हुआ है, लेकिन वी कैन शो द सिंबल लाइक दैट। अर्थ फॉल्ट रिले हम इस तरह शो करते हैं। अर्थ फॉल्ट में हमें उसी तरह हम एक प्रोटेक्टेड एरिया है उसको प्रोटेक्ट करते हैं अर्थ फॉल्ट के अगेंस्ट, तो उसको हम रेड जोन से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटेक्टेड एरिया को, और इस तरह इनकमिंग और आउटगोइंग है। तो ये अर्थ फॉल्ट। इक्विपमेंट एक ट्रांसफार्मर के सबस्टेशन में क्या क्या होता है? सबसे पहले बस बार्स होती हैं। बस बार में हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस होती हैं जो सेम वोल्टेजेस की डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं इलेक्ट्रिकली। बस बार्स आर यूज्ड टू कॉमन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। बस बार एक किस्म का एक समझ लें कि इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए एक चैनल है। आपकी जो आ रही है जनरेशन से और आपकी जनरेशन से अवे ट्रांसमिशन के लिए जा रही है, उसके लिए बस बार जो हैं वो बेसिकली एक रोल प्ले करती हैं कि आपकी जो वोल्टेज है, करंट है, पावर है, पावर फैक्टर है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उनको मॉनिटर किया जाता है बस बार्स के ऊपर, और सब स्टेशन के अंदर उनके थ्रू हम मॉनिटरिंग करते हैं। और ना से मॉनिटरिंग बल्कि एक्शंस भी, मतलब कि एक्शन का मतलब है कि हम अगर स्विच कनेक्ट करवाना है, डिस्कनेक्ट करना है, तो बस बार्स के थ्रू हम करते हैं। कॉपर या एल्यूमिनियम की, आमतौर पे कॉपर की होती है रेक्टेंगुलर एक्स सेक्शन, यानी जो इस तरह की चौड़ी सी बस बार आप लोगों ने देखी होगी आमतौर पे मेरे ख्याल में। इस तरह की चौड़ी सी बस बार, ये मुझसे थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये इस तरह की बिल्कुल जो इस तरह की चौड़ी सी बस बार गुजरी होती हैं येलो से रंग की, उसके अंदर कनेक्टेड अपना एक इनक्लोज से सरफेस के अंदर। तो बेसिकली these bus bars are they are related to check the incoming and outgoing currents and voltages। ठीक है जी, तो ये बस बार्स के साथ
Yes, sir. एक मिनट। ठीक है, तो ये बस बार के साथ सिंगल बस बार अरेंजमेंट, डबल बस बार अरेंजमेंट, सेक्शनलाइजेशन के साथ डबल बस बार अरेंजमेंट। तो ये हमारे पास 3 टाइप की अरेंजमेंट है कि एक अरेंजमेंट सिंगल बस बार होती है जो हम ऑलरेडी 16 चैप्टर में पढ़ के आए थे, सेक्शनलाइजेशन के साथ भी हमने देखा था, ठीक है, और डबल बस बार अरेंजमेंट भी हमने देखा था जिसमें एक स्पेयर बस होती है और एक मेन बस होती है। सेक्शनलाइजेशन में 2 हैं, उनको दरमियान में सेक्शन के थ्रू डिस्कनेक्ट किया हुआ है, यानी एक सेक्शन में अगर फॉल्ट आता है तो दूसरे सेक्शन को कंप्लीट हम ऑन रख सकते हैं, दरमियान में सर्किट ब्रेकर हमने लगाया होता है। तो इनकमिंग और आउटगोइंग लाइंस जो हैं वो कनेक्ट होती हैं बस बार के साथ। डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी हमने उसको देख ली हुई है 16.3 में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी उसकी डिस्कस होगी। इंसुलेटर्स जो हैं, इंसुलेटर्स सर्व 2 पर्पसेस। ये एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कंडक्टर को, बस बार को, ठीक है, और कन्फाइन द करंट टू द कंडक्टर्स। इसका मेन मकसद इंसुलेटर्स का यही है कि आपके जो खंबे हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, अब उन इंसुलेटर्स के थ्रू ही आप उस खंबे के साथ किसी तार को लगा सकते हैं ना, डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, इस तरह तो डायरेक्ट तो उस खंबे के अंदर करंट आ जाएगा। तो आप किसी ना किसी चीज के थ्रू आप उसको अटैच कर सकते हैं, और वो चीज भी ऐसी हो जिसमें से खुद करंट पास ना हो। तो इंसुलेटर्स बेसिकली इस पर्पज के लिए यूज होते हैं कि इंसुलेटर्स में हम, ताकि वो जो करंट है वो कंडक्टर्स तक ही महदूद रहे, वो कंडक्टर से करंट निकल के आपके खंबे में ट्रांसफर ना हो, या आपकी जो इक्विपमेंट है, जो लाइव वर्किंग एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपने टच करना है चीजों को, आपकी अलमारियां भी आमतौर पे लोहे की होती हैं जो आपकी सेफ होती है, जिसके अंदर वो इनक्लोज होता है पूरे, जो जितना ये सब कुछ चल रहा है वो भी वो लोहे वगैरह की होती है, जो कंडक्टर है, लोहा खुद कंडक्टर है। तो उसकी कोशिश होती है इंसुलेटर की करंट कंडक्टर के अंदर रहे, वो बाहर निकल के दूसरे इक्विपमेंट के साथ ना आए। तो दैट इज बेसिकली व्हाट द पर्पस इज। इंसुलेटर का जो पर्पस है कि वो उससे करंट बाहर नहीं आने देता। मेन उसका इंसुलेटर पोर्सलिन से बनाया जाता है, डिफरेंट टाइप है, पिन टाइप, सस्पेंशन, पोस्ट इंसुलेटर, सब डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाया जाता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। और पिन टाइप इंसुलेटर की बहुत आसान इजी एग्जांपल जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर जो आपको 11 केवी की लाइन पे हम आमतौर पे छोटे बच्चे थे जब हमें ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ता थी, इसकी टर्म्स नहीं पता थी, तो हम देखते कि लकड़ी के खंबे या एक वो जो खंबे लगे होते हैं, हम जहाँ गांव जाते हैं तो रास्ते में हमारे साथ यानी एक ट्रांसमिशन लाइन ट्रेवल कर रही होती थी, जो छोटे छोटे खंबे लगे होते थे, और उसके ऊपर एक लकड़ी की हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर 3 यानी कोई चीजें 3 ऐसी लगी होती थी जिनके थ्रू 3 लाइनें जा रही होती थी। याद है जिसको मैं आप छोटे होते उसको कहते थे, वो देखें 3 चिड़िया बैठी हुई हैं, हमने अम्मा अब्बा को कहता था वो 3 चिड़िया बैठी हुई हैं उसके ऊपर ना, खंभों के ऊपर ही, हर खंबे के ऊपर 3 चिड़िया क्यों बैठी होती हैं? तो वो बेसिकली चिड़िया जो हैं वो यही पिन टाइप इंसुलेटर्स हैं। ये पिन टाइप इंसुलेटर्स जो हैं वो 11 केवी की लाइन पे यूज होते हैं, और हर लाइन के अगेंस्ट एक, यानी हम आम तौर पे जो हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना, या जो हम एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं, हर 11 केवी पे हम एक इंसुलेटर यूज करते हैं, हर 11 केवी पे एक इंसुलेटर। जी जी सर आई हैव क्वेश्चन। सर ये बता रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं पिन इंसुलेटर लगे होते हैं, उनके ऊपर डिस्क लगी होती है, तो हम कैसे उनको मेजर कर सकते हैं कि इस टाइम इसमें से इतने केवी गुजर रहे हैं? मैं बताता हूँ 11 के जी 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 ज्यादा। मैं आमतौर पे जिसकी बात कर रहा हूँ ना, हमारे पास मैं आपको ना डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन अगर पढ़ाया होता ना, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, जी तो फिर मैं आपको इस क्वेश्चन पे बहुत डांटता। अब मुझे चूंकि मैंने इसमें पहले भी वैसे भी ऑलरेडी एक्सप्लेन शायद किया हुआ है कि अब मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी हमारी जितनी भी 11 केवी की लाइन होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी 4 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन होती है जो जनरेटिंग स्टेशन से डायरेक्ट निकलती है और जाके किसी ना किसी सब स्टेशन पे, ग्रिड स्टेशन पे आके एंड हो जाती है। वो प्राइमरी ट्रांसमिशन जो 500 केवी की, 220 केवी की, जो लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल करके आती है। अब सब स्टेशन से वो स्टेप डाउन होती है, और सब स्टेशन आमतौर पे बाहर होते हैं, क्या उसे कहते हैं, किसी भी शहर के बाहर होते हैं। वहां से ट्रांसमिशन वो डाउन 220 से डाउन करके वो 110 पे, 66 पे, 33 केवी पे, इतने पे वो उसको ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंट सब स्टेशन पे जो ज्यादा करीब होते हैं, सिटी के अंदर मुख्तलिफ लोकेशन पे सब स्टेशन होते हैं। तो जी वो सर। क्या, जैसे हमारे यहाँ पे एक बिजली घर है जड़ावाला रोड पे, एक हमारे पास है ये जो कनाल रोड पे, इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, ताकि हम मेक श्योर करें, मुख्तलिफ लोकेशन सेलेक्ट होती हैं ताकि हम हर जगह पे ट्रांसमिशन करें। और गट्टी पे हमारा मेन ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, शायद 220 की आ रही है।
तो अब 220 की जो आ रही है वो जी, सर। प्राइमरी ट्रांसमिशन आ रही है, उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन हमारे सब स्टेशन तक आ रही है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद स्टार्ट होती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वो फर्दर उसको स्टेप डाउन करते हैं, या तो 33 केवी पे या 11 केवी, आमतौर पे 11 केवी पे ही हमारे रखते हैं। तो 11 केवी पे ट्रांसमिट करके वो लाते हैं हमारे गली मोहल्लों के अंदर, ठीक है। जी। वहां पे फिर ये जो छोटा सा जिसको हमने सबस्टेशन कहा था, ये जो एच टाइप सबस्टेशन है जो हमारे गली मोहल्लों के अंदर होता है, जहां पे 11 केवी की लाइन आ रही होती है, और ये 11 केवी की लाइंस जो आ रही होती हैं ये आपके ट्रांसफार्मर के अंदर जाती हैं 11 केवी की लाइन, ये इसको हम कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर जब वो 220 वोल्ट बाहर आते हैं ना फेस टू ग्राउंड, ठीक है, 220 वोल्ट जो बाहर आते हैं जो हमें घरों तक आते हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये समझ आ गई है 4 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन की। सर ये सर्विस मेन को ही हम कह सकते हैं 11 केवी जो है हमारी? सर्विस मेन्स नहीं है, सर्विस मेन्स तो आपके जो घर में आ रही है ना, जो आप कहते हैं कुंडी डाली हुई है तारों की, हाँ जो जी, वो जो गली तारों में को लगे कुंडी थे। डाल के वो डायरेक्ट आपके घर की तार को दे देते हैं, उसे को सर्विसमैन कहते हैं। सर्विसमैन का तो ताल्लुक नहीं है इसके साथ। मैं 11 केवी की लाइन पता कौन सी है, आपके जो घर पे खंबे है वो ना, जो जी उस खंबे में जी 220 वोल्ट आ रहे हैं। वो 220 जी वोल्ट जिस ट्रांसफार्मर से आ रहे हैं ना, उसके अंदर आप जी देखेंगे कि वो जिन लाइंस में से 220 आ रही हैं, उसके अलावा भी 3 फेजेस हैं जिसके अंदर 4 की बजाय 3 लाइनें एंटर हो रही हैं। यानी एक जगह से जी 3 फेजेस एंटर हो रहे हैं, दूसरी जगह से 4 फेज बाहर आ रहे हैं, 3 फेज और 1 न्यूट्रल ना आमतौर पे। तो जो ठीक 3 फेजेस एंटर हो रहे हैं वो बेसिकली 11 केवी की लाइन है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर 11 केवी की लाइन एंटर हो रही है और 220 बाहर आ रही है। वो जो 11 केवी की लाइन है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो 220 बाहर आ रही है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ आ गई? और पीछे से मेरे को ग्रिड स्टेशन से मिल रही होती है जो ग्रिड स्टेशन से सप्लाई। 11 केवी आ रही है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो 11 केवी है ना, ये आप देखेंगे जहां जहां लगी है वो एक खंबा बना हुआ है इस तरह का, उस खंबे के ऊपर 1 2 और 3 इस तरह की ना कोई चीजें लगी हुई हैं ब्लैक सी, और उसके ऊपर से ऐसे तार गुजर रही है उनके ऊपर से, ऐसी है ना। ये ताकि जो ये है वो ना, शॉर्ट ना हो सके। हाँ जी, इसको हम पिन टाइप इंसुलेटर कहते हैं। ये पिन टाइप टाइप, ठीक हो एक पिन टाइप इंसुलेटर 11 केवी के लिए एनफ होता है। इसका काम इंसुलेटर का ये होता है, मैं आपको कहता हूँ कि यार मुझे ना आप ये जो 11 केवी की तार है लेकिन इसके अंदर करंट आ रहा है, मुझे ये पकड़ाएं अपने हाथ से, आप पकड़ाएंगे? नहीं। नहीं पकड़ाओगे। आप हाथ में क्या करोगे, आप कहोगे मुझे कोई सेफ्टी मुहैया दें, कोई ऐसा ग्लव हो जो बिल्कुल यानी इंसुलेटेड हो, इस तरह जी का इंसुलेटेड हो जिसको मैं पहनूं तो मुझे करंट ना लगे। बेसिक पर्पस यही है इंसुलेटर्स का, कि जो हमने खंबे की मदद से सपोर्ट भी देनी है। ये तो हो नहीं सकता हम डायरेक्ट जनरेटर से तार उठा के स्टेशन में लाके फेंक दें और जमीन पे भी टच ना होने दें, इतनी लंबी तार बगैर, तो हमें सपोर्ट जगह जगह देनी है ना। अब हम चाहते हैं उस सपोर्ट के अंदर करंट भी ना आए, तो हम बजाय उस सपोर्ट के साथ डायरेक्ट हम तार को बांधने के, हम इंसुलेटर के थ्रू तार बांधते हैं ताकि इंसुलेटर आपके खंबे के अंदर करंट ना एंटर होने दे। अब एक इंसुलेटर जो होता है पिन टाइप इंसुलेटर, वो 11 केवी का होता है, और आपके जितने भी आपने देखनी है अगर लाइन कितनी है, फर्ज करें आपने देखना है ट्रांसमिशन लाइन कितने केवी की है, तो इंसुलेटर जितने भी लगे होंगे ये सस्पेंशन टाइप होते हैं। मतलब इस तरह के ना आपने देखा होगा लटकी हुई है लड़ियां सी बन के, जी ये जो लड़ियां बन के लटकी होती है ना इंसुलेटर्स की, ये इनको सस्पेंशन टाइप कहते हैं, ठीक है। ये सर आपका खंबा होता है, वो ये आपका खंबा होता है जिसके साथ, और यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही होती है, यानी उसने आपकी जो इंसुलेटर्स हैं उन्होंने आपकी तार को यहाँ से पकड़ा हुआ है, यहाँ से इस जगह से, इस पॉइंट से। तो अगर आपने देखना है कितने केवी की है ये लाइन, तो आप नंबर ऑफ इंसुलेटर्स गिन लें, जितने नंबर ऑफ इंसुलेटर्स होंगे उसको आपने 11 से ज्यादा, हर इंसुलेटर 11 केवी का है, यानी 10 ठीक है। इंसुलेटर लगे हुए हैं तो 110 केवी की लाइन है, 20 इंसुलेटर लगे हैं 220 केवी की लाइन है। ठीक हो गया सर। सीधा देसी फार्मूला, ठीक है जी, कोई लंबी चौड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हर इंसुलेटर ठीक है सर। रिप्रेजेंट्स 11 केवी। तो सस्पेंशन टाइप पोस्ट इंसुलेटर ये यूज होते हैं सबस्टेशंस पे। फिर आइसोलेटिंग स्विचेस हैं, आइसोलेटिंग स्विचेस हमारे यूज होते हैं, हम कुछ हिस्से को डिस्कनेक्ट करना चाहें, या हम रिपेयर करना चाहें, या हम मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फॉल्ट आ जाए उसको हम डिस्कनेक्ट करना चाहें, तो हम आइसोलेटिंग स्विच या आइसोलेटर की मदद से हम इस काम को अंजाम देते हैं। ये एक किस्म का समझ लें कि नाइफ स्विच, नाइफ स्विच का मतलब जैसे कट कर देना ना,
नाइफ स्विच होता है, और ओपन अ सर्किट अंडर नो लोड। आइसोलेटर बेसिकली होता है नो लोड के अंदर, लेकिन हम ऑन लोड के लिए भी हमने देखा है कि ऑन लोड के लिए भी वो स्पेशल, फिर आइसोलेटर जहां पे सिंपल आइसोलेटर लगा है उसका हमें पता है कि नो लोड है, ये ऑन लोड आइसोलेटिंग है। अगर इस तरह का लगा हुआ है तो इसका मतलब ये स्पेशली डिजाइंड है ऑन लोड की ऑपरेशन के लिए। ओके यस सर, ओके। एक मिनट में ना आपकी अटेंडेंस भी ले लूं। तो ये अगर नहीं लगा हुआ, कोई इस तरह का सिंबल नहीं है वो गोल सा, तो इसका मतलब है कि ये नो लोड के लिए है। तो इन अदर वर्ड्स आइसोलेटर्स ऑपरेटिंग व्हेन लाइंस दे आर कनेक्टेड कैरी नो करंट। ठीक है जी, ये यहाँ पे उसने उसकी डिटेल भी दी हुई है कि फॉर एग्जांपल कंसीडर दैट आइसोलेटर्स आर कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, आइसोलेटर आर टू बी ओपन सर्किट। यानी अगर आपके पास फर्ज करें एक आइसोलेटर है और सर्किट ब्रेकर है, ये सर्किट ब्रेकर है, इसके दोनों तरफ आइसोलेटर्स है ना 1 और 2। अगर हम चाहते हैं, अब हम चाहते थे कि यानी ये इस तरह ये कनेक्टेड है फर्ज करें नॉर्मल सर्किट में। अब कोई हम चाहते हैं कि इसकी मेंटेनेंस के लिए ना हम ऑफ करें आइसोलेटर को, और हम चाहते हैं नो लोड पे हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस पोजीशन में? एनीवन, हम क्या करेंगे इस पोजीशन में? नहीं आइडिया? हम सबसे पहले सर क्या सर्किट, पूछा आपने? मैंने पूछा कि ये देखें ये एरिया, हमने आइसोलेटर ऑपरेट करवाने हैं नो लोड पे। ये जो रेड कलर से मैंने, इसका मतलब है कि आइसोलेटर अपनी क्लोज पोजीशन में है, हमने नो लोड पे ऑपरेट करवाने हैं। तो इसमें इस सर्किट में हम सबसे पहले क्या करेंगे इस अरेंजमेंट के मुताबिक? अगर हम चाहते हैं कि नो लोड पे ये ओपन हो, ऑन लोड पे ओपन ना हो, तो इसका मतलब है हम सुकून से तो इसको सर्किट डिस्कनेक्ट ब्रेकर कर। को छेड़ेंगे ना शाबाश, सबसे पहले। सबसे पहले हम सर्किट ब्रेकर को ऑन करवाएंगे। सर्किट ब्रेकर जैसे जी ही सर, ऑन होगा ऑपरेट करेगा, ये कि डिस्कनेक्ट कर नो देगा। लोड पे हम उसको नहीं छेड़ शाबाश, सकते बिल्कुल ठीक है, आइसोलेटर्स को। ये यही चीज है असल में। कंसेप्ट का नाम ही है ना, कंसेप्ट का मतलब ही ये है कि आपको ये पता हो कि एग्जैक्टली इस सिचुएशन में हमने क्या करना है। कंसेप्ट बिल्डिंग इस चीज को कहते हैं कि सर्किट ब्रेकर आप सबसे पहले छेड़ेंगे तो वो ऑन हो जाएगा, उसका मतलब उसको ऑन ट्रिगर करवाएंगे ना। तो ये आपका जो सेक्शन है, ये ओवरऑल सिस्टम है, ये आपका यानी डी एनर्जाइज हो जाएगा, तो नो लोड पे आ जाएगा। फिर आप सुकून से नो लोड पे आप इसको ओपन कर सकते हैं। जब ओपन करेंगे तो आप फिर उसकी मेंटेनेंस का काम जो भी आपने करना है, यू कैन डू दैट। ओके जी, ये आपका इस तरह है। उसके बाद ये आपको फिगर शो की है आइसोलेटर्स इन टिपिकल सबस्टेशन में आइसोलेटर्स किस तरह यूज करते हैं। 5 सेक्शन में उसको आमतौर पर डिवाइड किया। इनकमिंग लाइन, उस इनकमिंग लाइन को थ्रू आइसोलेटर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लाइन आपने ऑयल सर्किट ब्रेकर के थ्रू, ये देखें ये ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ऑयल सर्किट ब्रेकर के थ्रू, ऑयल सर्किट ब्रेकर है ये तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, ये इसने गलत लिखा है। ऑयल सर्किट ब्रेकर को हमेशा इस सिंबल से और एयर सर्किट ब्रेकर को इससे आपने देखना है, ठीक है। ये ऑयल सर्किट ब्रेकर ये है और एयर ये है। ये शायद इसने इसको ना, मुझे दोबारा मेरे ख्याल में इसने ना ये उल्टे इसने सिंबल्स बनाए हुए हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर का सिंबल ये, एयर सर्किट ब्रेकर का सिंबल ये, इसने ना उल्टे आगे सिंबल, पीछे हो गया। हाँ सिंबल जिसने उल्टे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑयल सर्किट ब्रेकर जिसके थ्रू हमने लाइन को प्रोटेक्ट करें। असल मकसद है इस पूरे डायग्राम को समझना। हमारे पास ये सर्किट ब्रेकर जिसके थ्रू हम लाइन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसको हम बाकी ओवरऑल सिस्टम को इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे इनकमिंग लाइन है, सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर लगाया, फिर सर्किट ब्रेकर लगाया और ये रिले लगी हुई है, ठीक है। ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर है बेसिकली। तो उसके बाद ये हमारे पास आइसोलेटर, सेकंड आइसोलेटर, ये हमारा सेकंड सेक्शन कंप्लीट होता है। जहां पे आइसोलेटर है वहां पे सेक्शन कंप्लीट हो रहा है। फिर थर्ड आइसोलेटर है, थर्ड आइसोलेटर में हमारे पास डबल लाइन है, डबल लाइन है, वहां पे भी हमारे पास सीटी है और ऑयल सर्किट ब्रेकर है, उसको हम फिर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास फोर्थ आइसोलेटर है जिसको मदद से हमने इसको प्रोटेक्ट किया। उसके बाद ये लिखें, ये आपके पास जो यानी कौन सा था ये, जो हमारे पास कैपेसिटिव के थ्रू हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। यार लाइटनिंग अरेस्टर हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है उन ट्रांसमिशन लाइंस को, ठीक है। और उसके बाद वो जाती हैं सीधी, उसके बाद वो सीधी जाती हैं हमारे पास ये ट्रांसफार्मर के पास। तो ट्रांसफार्मर के पास जाके तो ट्रांसफार्मर से फिर ये आगे चला जाता है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आइसोलेटर्स हैं वहां पर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक्शंस डिवाइडेड हैं। तो फर्स्ट सेक्शन है जहाँ पे इनकमिंग लाइन है अप टू आइसोलेटर 1,
आइसोलेटर 2 तक सेकंड सेक्शन है जहाँ पे ऑल सर्किट ब्रेकर के थ्रू प्रोटेक्शन है, और कोई भी सर्किट ब्रेकर है उसके दोनों एंड पे आइसोलेटर्स मौजूद हैं ताकि इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से डिस्कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, इसी तरह बस बार है, यहाँ से लेके यहाँ तक बस बार के थ्रू आप देख सकते हैं, ये भी आइसोलेटर के थ्रू कनेक्टेड है। फिर उसके आगे उनकी प्रोटेक्शन है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है सीटीज के थ्रू। जो सीटीज बेसिकली मॉनिटरिंग के लिए, करंट की मॉनिटरिंग के लिए, और रिले इसके साथ अटैच होगी ताकि सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट किया जा सके। और यहाँ पे सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ आपके पास आइसोलेटर्स मौजूद हैं, और आइसोलेटर्स के बाद आप देख सकते हैं कि वो फिर जाके ट्रांसमिशन लाइन में, और यहाँ तक फिर हमारे पास दीज आर बेसिकली यू कैन से कि ये ओवरऑल आपका सिस्टम है। तो इसके बाद हमारे पास अब सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर एक इस तरह का इक्विपमेंट है जिसमें आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं नॉर्मल और फॉल्टी कंडीशन में। उसको इस तरह डिजाइन किया, हमने इसको पूरी डिटेल पढ़ी है, इसको इस तरह डिजाइन किया कि ऑपरेट हम मैनुअली भी कर सकते हैं, इसको ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट हो सकता है। तो एक ऐसा सर्किट ब्रेकर जिसमें वोल्टेज अप टू 66 के भी, हायर वोल्टेज, लो सर्किट ब्रेकर्स भी यूज होते हैं, लो एल सर्किट ब्रेकर्स। हायर वोल्टेज के लिए एयर ब्लास्ट, वैक्यूम, SF6 यूज होते हैं। डिटेल डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पावर ट्रांसफार्मर हमारे पास ऐसी चीज है, एक ऐसे डिवाइस है जिसकी मदद से हम स्टेप अप या स्टेप डाउन वोल्टेज को कर सकते हैं। पावर स्टेप अप या स्टेप डाउन कभी भी नहीं होती, पावर हमेशा सेम रहती है। एक जगह ना मैंने इस पे बड़ी हमारी डिस्कशन भी हुई थी कुछ टीचर्स की कि पावर कभी भी स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं हो सकती, क्योंकि एक किसी ने शायद मेहता में या किसी जगह पे ना ये लिखा हुआ था कि पावर कैन बी ये स्टेप अप या स्टेप डाउन फ्रॉम वन टू अनदर। मैं पावर स्टेप अप या स्टेप डाउन होने लग पड़े तो हमारे तो मसले ही हल हो जाए ना। अगर हम पावर स्टेप अप स्टेप डाउन होने लग पड़े तो हम 1 मेगावाट पावर को स्टेप अप करके स्कूल से 10 मेगावाट पावर कन्वर्ट कर लें। हमें क्या जरूरत है 10 मेगावाट का प्लांट लगाने की? हम इतने बड़े बड़े सोलर लगा दें 10 मेगावाट के, उसकी जगह हम 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएं, जगह भी बचेगी और हाँ हमारा जी, उसको स्टेप अप कर लिया। उसको स्टेप अप करके 10 मेगावाट या 100 मेगावाट पे हाँ जी। कन्वर्ट करें स्कूल से, तो हमारे तो मसले ही हल हो गए, बिजली का मसला ही नहीं रहा। हाँ जी। पावर ट्रांसमिट एरिया भी कम रिक्वायर्ड होगा। एरिया भी कम रिक्वायर्ड होगा, आपका खर्चा भी कम लगेगा, आपने जस्ट ट्रांसफार्मर, तो हमारे तो सारे मसले ही हल हो जाते हैं ना। तो पावर कैन नॉट बी चेंज, कहीं पे लिखा भी हुआ है तो गलत है। और बड़ी मशहूर बुक है, शायद मेहता की है, किसकी है, उसमें लिखा भी हुआ है तो टोटली हाँ उसमें गलत है। वो दूसरा मेरे ख्याल में उसकी है MCQs की। तो उसमें ये चीजें जहां भी आप इस तरह का हो तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, पावर अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। अगर पावर मौजूद रहेगी, ये देखें, अगर वोल्टेज और करंट का है रिलेशनशिप P=VI, तो अगर पावर फिक्स रहेगी तो ही वोल्टेज अप होने की वजह से करंट डाउन होगा। अगर पावर ही चेंज हो रही है तो वोल्टेज के साथ तो पावर भी कम ज्यादा होती रहेगी। बात समझे? जी सर। बात समझ आइए कि नहीं? अगर पावर फिक्स है, इस एंड पे पावर फिक्स है, तो वोल्टेज अप करेंगे तो करंट डाउन होगा। जो हमारा मेन मकसद है कि करंट को हमने डाउन करना है ताकि हमारे जो तारों का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो सके, रिक्वायरमेंट्स हमारी कम हो, हाँ लॉसेस कम हो। तो उस केस में हम वोल्टेज को अप करते हैं ताकि करंट डाउन हो। मतलब कि अगर 100 MV है, 100 मेगावाट हमने ट्रांसफर करना है, हम वोल्टेज को 10 पे जनरेट कर रहे हैं, तो हम अगर 100 पे ले जाएं तो हमें 1 एम्पेयर करंट रिक्वायर्ड होगा। जबकि अगर 10 पे जनरेट कर रहे हैं हम, वोल्टेज 10 वोल्ट हो रहा है, तो हमें 10 एम्पेयर रिक्वायर्ड होंगे। हमने एम्पेयर, अब 10 एम्पेयर रिक्वायर्ड है, उसको ट्रांसमिशन करनी है तो लॉसेस ज्यादा होंगे। कंडक्टर जो है आपको बड़े बड़े कंडक्टर चाहिए होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई, इकोनॉमिकल वो भी बढ़ गया, करंट भी बढ़ गया, करंट की वजह से लॉसेस भी बढ़ गए, कंडक्टर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई। हम क्या करते हैं, उसको स्टेप अप करके 100 पे ले जाते हैं, जैसे हमारा करंट डाउन होकर 1 एम्पेयर पे, तो पावर फिक्स रहेगी, फिर ही वो स्टेप अप होके करंट को डाउन कर सकता है। अदरवाइज अगर स्टेप अप करने से पावर भी स्टेप अप स्टेप डाउन हो रही है, फिर तो ये रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है। फिर तो स्टेप अप करेंगे तो कभी पावर भी स्टेप डाउन हो रही है, कभी स्टेप अप हो रही है, तो ये तो सारा कुछ ही फिर गड़बड़ हो गया, फिर आपका करंट तो स्टेप डाउन हो ही नहीं रहा। ठीक है, क्लियर है? तो पावर ट्रांसफार्मर ऐसी चीज है जिसके अंदर हमारे पास स्टेप अप स्टेप डाउन होता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट द पावर स्टेशन at the power station, all subsequent station are step down transformer। अब तमाम तकरीबन जितने भी सब स्टेशन पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। अब पावर स्टेशन पे क्यों यूज होता है? जहां पे स्टेप अप जनरेशन वोल्टेज होती है, हम वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे जहां भी जनरेशन हो रही है वहां से हम स्टेप अप यूज करते हैं, बाकी हर जगह स्टेप डाउन यूज करते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम 11 kV पे जनरेशन हो रही है, जिस पे भी जनरेशन हो रही है, उस जनरेशन पे हम स्टेप अप करके 132 पे, 220 पे, 500 पे, अब तो 750 तक भी, तो वहां पे सिर्फ स्टेप अप यूज होता है। बाकी हर जगह पूरे यानी हर जगह पाकिस्तान में जहां पे जनरेशन हो रही है वहां पे स्टेप अप है, और जहां पे बाकी हर जगह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज हो रहे हैं। ओके जी, क्लियर?
क्योंकि हमें स्टेप अप रिक्वायर्ड ही एक जगह है जहाँ पे जनरेशन हो रही है। बस एक थ्री दफा फेज step ट्रांसफार्मर, up, हाँ जी, step थ्री down फेज होगा। ट्रांसफार्मर भी हमारे यूज होते हैं। उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर लोड टैप चेंजिंग मैकेनिज्म है वो यूज कर सकते हैं हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर में, और सिंगल फेज की निस्बत ये ज्यादा इजी है, इंस्टॉलेशन भी इसकी ज्यादा आसान है। ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आमतौर पे सीटीज और पीटीज को कहते हैं। जो हमारे करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स हैं, उनको हम वोल्टेजेस को लो वोल्टेज पे ले आते हैं और करंट्स को हम लो करंट पे ले आते हैं, ताकि हम वर्किंग वोल्टेजेस या वर्किंग करंट हमारे पास इजीली हम उसको मॉनिटर कर सकें, हैंडल कर सकें। हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट होंगी, सेंसिंग मैकेनिज्म है, सारा कुछ है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हमारी कम हो, बजाय इसके कि हम 500 केवी के लिए या हम 500 एम्पियर के लिए हम यूज करें, हमारी रिक्वायरमेंट्स ओवरऑल कम हो जाएंगी। सीटी है आमतौर पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो स्टेप डाउन करता है करंट को अननोन वैल्यू पे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस सेंस में कह रहा है कि वोल्टेज को स्टेप अप करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है तो करंट ऑटोमेटिकली स्टेप डाउन हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है इसकी सेकेंडरी पे वाइंडिंग जो है वो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, प्राइमरी पे कम होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इस तरह के 100/5 एम्पियर का मतलब है कि 100 एम्पियर आपकी लाइन करंट है, तो 5 एम्पियर आपका सेकेंडरी करंट है जो जिससे यूज कर रहे हैं, जो आपके उसमें से फ्लो करेगा। वोल्टेज ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन करेगा तो वोल्टेज स्टेप डाउन होगी, क्योंकि वोल्टेज ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो इसके हम सिर्फ वोल्टेज देखनी होती है, तो इसलिए हम उसको स्टेप डाउन करते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इसका मतलब आपकी सेकेंडरी साइड पे आपकी नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी प्राइमरी की निस्बत। ठीक है, 666 केवी है, तो आप देखेंगे, अंदाजा करें कि हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर की वजह से 66 केवी को हम 110 वोल्ट पे ले आते हैं पावर लाइन पे, तो हम मॉनिटरिंग जितना भी इक्विपमेंट 110 वोल्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो बहुत कम होगा बनिस्बत के 66 केवी के। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास मीटरिंग और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मीटरिंग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं एम मीटर्स, वोल्ट मीटर्स, एनर्जी मीटर्स, इस तरह की सारी चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं जो देख रहे होते हैं। उसमें सेवरल, अब तो डिजिटल भी आ गए हैं, बहरहाल हमारे पास मैनुअल भी थे, हम मैनुअल भी अपनी पूरी जिंदगी में तो हम मैनुअल देखते रहे कि मैनुअल मीटरिंग और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी, मैनुअल का मतलब है कि जो जिसमें आपकी रीडिंग एनालॉग होती है या फिर डिजिटल भी आ रही हो तो आप खुद उसको करते हैं, लेकिन जो डिजिटल रीडिंग्स होती हैं उसमें हम डिजिटल चेक्स भी लगा सकते हैं कि इससे ज्यादा हो रही है अलार्म जनरेशन या इस तरह की चीजें हम उसमें खुद देख सकते हैं। तो मीटरिंग और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो आर्म मीटर, एनर्जी मीटर, वोल्ट मीटर, पावर फैक्टर मीटर्स, रिएक्टिव पावर कंजम्पशन, इस तरह की जितनी भी चीजें चेक हो रही होती हैं वो इन मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मिसलेनियस इक्विपमेंट में फिर आपके फ्यूजेस आ जाते हैं, कैरियर करंट इक्विपमेंट आ जाता है, सबस्टेशन ऑक्सिलरी सप्लाईज आ जाती हैं, इस तरह की चीजें, वो इंडिकेटर्स आ जाते हैं, छोटे छोटे जो लाइट्स, इंडिकेशन लाइट्स होती हैं, या फिर जो ओवरऑल कवर होता है, नीचे शीट्स होती हैं, रबड़ शीट्स होती हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो फिर इसके अंदर शामिल हो जाती हैं जो मिसलेनियस इक्विपमेंट की। ठीक है जी। तो ये फिर आगे हमारे पास सिंगल बस बार, डुप्लीकेट बस बार और फिर टर्मिनल सबस्टेशन, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कि अभी कर लें, अभी कर लेते हैं, इसमें कर लेंगे। नेक्स्ट में कर लें, चलो नेक्स्ट में कर लेंगे। वही चीजें हैं, जस्ट अब वो जो आपने पहले एक सिंपल चीजें देखी ना, सिंगल बस बार, सेक्शनलाइजेशन और डबल बस बार, हाँ, उसको इन्होंने ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ज्यादा बेहतर तरीके से, मतलब कि हाँ, बस बार जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें तो सिंगल लाइन डायग्राम्स ऐसे इतनी ओपन नहीं थी, वो तो बिल्कुल सिंपल था। अब आपको चूंकि चीजों की समझ आ गई है, लाइटनिंग रेजिस्टर्स का पता, आपको सब चीजों का पता है, तो अब आपको ये भी पता हो कि एसएलडीज जो हमारी यूज होती हैं आमतौर पर सबस्टेशंस पे, वो प्रैक्टिकली किस टाइप की होती हैं। ओके जी, जी सर। कोई क्वेश्चन? एंजॉय कर रहे हो सब्जेक्ट को? ईमानदारी से बताना सब। सब्जेक्ट मजे का है कि नहीं? सर ये वो क्योंकि यस सर। ये तो मैं तो वैसे, ईमानदारी की बात है, मुझे आप लोगों का पता नहीं, मैं खुद तो बहुत इस सब्जेक्ट को पढ़ाने में मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। मुझे इस सब्जेक्ट को